हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एस एस एंड वर्ल्ड। तो आज हमारी 7th क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, वो है पर्यावरण। तो आई होप आपने 6th क्लास की एनसीईआरटी पूरी कवर कर ली होगी साथ साथ, और उसकी मैंने हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट अलग अलग बना दी है, तो आप जाकर देख सकते हैं। सीटेट जुलाई करके मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, तो वहाँ से आप हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी तीनों ही सब्जेक्ट आप देख सकते हो। ये है आपकी 7th क्लास की एनसीईआरटी। इसे हम जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करेंगे और आपका जल्दी से जल्दी सिलेबस फिनिश भी करेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले हैं अपने पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण क्या चीज़ है, कैसे क्या काम करता है ये, तो ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छे से और प्यार से देखने वाले हैं। हर एक लाइन को टैकल करेंगे, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हुए पढ़ना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। लेके माँ सरस्वती का नाम, जय बोलो माँ सरस्वती मैया की जय। तो पर्यावरण क्या है? पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें हैं आपने पढ़ा होगा। पर्यावरण क्या है? आप तो कहोगे मैम पर्यावरण को तो मैं जानती हूँ, पर्यावरण क्या होता है, पर इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनेंगे वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी। अगर आपने एनसीईआरटी 6th क्लास की देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैम के पढ़ाने का तरीका क्या होता है, कैसे मैम क्वेश्चन लाइन से क्वेश्चन बनाकर बताती हैं, कैसे पैराग्राफ से क्वेश्चन निकालना बताती हैं, किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको चैप्टर में समझाती हूँ, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, देखो हर एनसीईआरटी में आपको स्टोरी मिलेगी और स्टोरी आपको पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि स्टोरी से माइंड में क्या होती है, चीज़ें क्लियर रहती हैं। तो छुट्टियों के बाद रवि कहाँ जा रहा था? स्कूल जा रहा था। तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैट वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह ही सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसा हमारा पर्यावरण बदल रहा है। यानी कि जो वो गार्डन था जहाँ पे चीज़ें थी, वहाँ पे क्या बनना था, फ्लैट बनना था, तो वो वहाँ पे जो चीज़ें थी वो नष्ट हो जाएंगी। तो इसलिए वो लड़का था, जो बच्चा था, वो बहुत ही उदास हो गया। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने स्कूल शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? उसने टीचर से पूछा। बच्चे जनरली क्वेश्चन हमसे करते हैं, अगर हम कोई चीज़ पूछते हैं या बताते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो उनके माइंड में चीज़ें टैकल होती हैं, वो हमसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं। अगर बच्चे क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं तो उनको इनकरेज करिए, उनको डांटिए नहीं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन पुटअप करने से ही बच्चों में क्या होती है, क्रिटिकल थिंकिंग आती है। अब आप लोग हो, अगर आप लोगों के माइंड में मैं पढ़ा रही हूँ, क्वेश्चन नहीं बन रहा कि मैम ये से ऐसे कैसे हो गया, तो वो चीज़ गलत है। आपके माइंड में भी क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है। तो बच्चे ने पूछा कि सर ये पर्यावरण क्या होता है? जो जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो। शिक्षक ने बताया कि जो पर्यावरण क्या होता है। बच्चे ने पूछा पर्यावरण क्या होता है, तो शिक्षक ने कहा जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो वो सारा क्या होता है, आपका पर्यावरण हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुले मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। शिक्षक ने कहा कि हाँ, ये सारे आपके पर्यावरण के अंग हैं। हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने नहीं किया, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी। यानी कि कुछ वस्तुओं का निर्माण है जो किसने किया है? प्रकृति ने किया है। क्या है? वो है पर्वत हैं, नदियां हैं, पेड़ हैं, प्राणी हैं। जबकि अन्य निर्माण मानव ने किए हैं। मानव ने भी कुछ निर्माण किए हैं। क्या निर्माण किए हैं? जैसे सड़क है, कार है, कपड़े हैं, किताब है। तो दो इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं कि मानव निर्मित चीज़ें क्या हैं और प्राकृतिक निर्मित चीज़ें क्या है। तो आपको पता है जो प्रकृति के द्वारा बनाई गई हैं वो है पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी आदि। और जो मनुष्य ने बनाई है वो है सड़क, कार, कपड़े, किताबें। तो ये चीज़ें इसमें हो जाती हैं। आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठियों के साथ मिलकर प्राकृतिक और मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। शिक्षक ने बता दिया कि कुछ चीज़ें प्रकृति द्वारा मिली हैं और कुछ मानव ने बनाई हैं, तो उनकी सूची बनाइए। तो ये चीज़ें बन रही हैं। ये जो सारे छात्र हैं ये सारे मिलकर उसकी सूची बनाएंगे। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा सभी ये सूची बनाने के लिए उत्सुक है। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया कि ऐसी हमारी ज़रूरतों के कारण होता है। जो पर्यावरण है ये क्यों चेंज हो रहा है? तो शिक्षक ने कहा, क्यों?
किस लिए चेंज हो रहा है? क्योंकि हमारी नीड के कारण, यानी कि हमारी ज़रूरतों के कारण, जो दिन प्रतिदिन हमारी ज़रूरतें बढ़ रही हैं उनके कारण। अब कहोगे मैम कि ज़रूरतों के कारण पर्यावरण में कैसे इफेक्ट पड़ रहा है, कैसे नहीं पड़ रहा है? तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ। मान लो पहले बाग हुआ करते थे, बहुत सारे बाग होते थे, पेड़ होते थे, वन होते, पर आज क्या हो रहा है? आज उन्हें क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लाटिंग हो रही है, लोग सिटी में जा रहे हैं, लोग खेती बढ़ा रहे हैं अनाज उगाने के लिए। तो इसके लिए क्या हो रहा है? इसके लिए पेड़ों को काटा जा रहा है, नहीं काटा जा रहा है। और जो गंदगी है, जो कूड़ा है, वो नदियों में जा रहा है। तो इससे भी क्या हो रहा है? हमारे पर्यावरण में इफेक्ट हो रहा है। गाड़ियाँ, बहुत ज़्यादा व्हीकल चल रहे हैं आजकल, छोटे छोटे काम के लिए व्हीकल की ज़रूरत है, बिना व्हीकल के कोई कहीं जाना नहीं चाहता है। तो इससे भी पॉल्यूशन होता है, जो कि हवाओं में फैलता है। इससे भी हमारे पर्यावरण में क्या हो रहे हैं? चेंजिंग आ रही है। तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है, ये देखो, ये बॉक्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है। हमने आपको पहले भी बताया था कि बॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उन्हें हमें टैकल करना है। पर्यावरण हमारे जीवन का मूलाधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पानी पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन व रहने के लिए क्या करता है? भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? जो मानव है वो इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है, ये चीज़ें हमें देखनी है। 1 मिनट मैं इसे इरेज कर दूँ, डिस्टर्ब कर रही। अरे तो कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, मैंने अभी बताया है। जो कार का धुआं है, जो व्हीकल्स हैं, वो कैसे प्रभावित कर रहे हैं? वायु को, पानी के पात्र को एकत्रित किया जाता है, ठीक है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है, और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है, ठीक है। मानव कार मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन ला रहा है। जो बर्तन है, जो खाने की चीज़ें हैं, उनका निर्माण कहाँ होता है? कारखानों में होता है। और कारखानों में क्या होता है? बहुत सारी जहरीली गैसें और कूड़ा करकट, ये सारी चीज़ें निकलती हैं, जो हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। तो इससे आगे आप जुड़े रहिएगा, आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं, जो आप क्या क्वेश्चन यहाँ से बनाती हैं। तो आप सर ने क्या कहा था? पर्यावरण के घटक। देखो, पर्यावरण के घटक क्या होते हैं? तो पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं? एक तो पर्यावरण का घटक मानव निर्मित होता है, एक होता है प्राकृतिक निर्मित, एक स्वयं मानव। कैसे? मान लो जो मानव निर्मित घटक हैं वो क्या हो गए? इमारतें हैं, मानव ने बनाई। पुल, मानव ने बनाए पुल, यानी कि ब्रिज, सड़कें, स्मारक, उद्योग, ये सब क्या कर रहे हैं? मानव बनाए। पर जो है जल है, जो हमें कहाँ से मिला है? प्रकृति से मिला है। वायु यानी कि वायुमंडल प्रकृति से मिला है। स्थल, स्थल मंडल, सजीव यानी कि जैव मंडल, ये सारी चीज़ें कहाँ से मिली हैं? प्राकृतिक से। जल, जल का मतलब क्या होता है? जल मंडल, वायु, वायुमंडल, स्थल, स्थल मंडल, और सजीव यानी कि सजीव मंडल। अब मानव क्या है? मानव का घटक कैसे है? जैसे मानव ने क्या है? एक व्यक्ति है, व्यक्ति से क्या बना? परिवार बना, परिवार से क्या बना? समुदाय बना। तो ये क्या है? मानव की चीज़ें हैं। ये क्या है? मानव की चीज़ें हैं। अब जैसे राजनीतिक स्थिति, आर्थिक, शैक्षिक, धर्म, देखो सबसे पहले एक व्यक्ति आया, फिर परिवार बना, परिवार से समुदाय आया, समुदाय से धर्म आया, धर्म से शिक्षा, फिर आर्थिक, फिर राजनीतिक, नैतिक स्थितियाँ, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो पर्यावरण के कितने घटक होते हैं? 3 होते हैं, प्राकृतिक, मानव निर्मित और एक स्वयं मानव, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है? इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं, कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्राकृतिक को पर्यावरण कहते हैं, यानी कि प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्रकृति एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी और अजीवी दोनों परिस्थितियों में शामिल है। अब आप कहोगे मैम जीवी और अजीवी क्या होता है? तो सजीव और अजीव, ये दोनों क्या होते हैं? जैसे जीवी मतलब सजीव, अजीवी मतलब सजीव और अजीब, ठीक है, ये चीज़ें हैं इसमें। अब मानो प्रकृति में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? आप यहाँ इस बहुत गले में दर्द है, इसलिए बोल नहीं पा रही हूँ, अटक अटक के आवाज़ निकल रही है, उसके साथ थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिएगा, जल्दी से सही हो जाएगी। आज दवा लेने जाना है, फिर से दवा लेकर आऊँगी, ठीक है। तो थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम है, इसलिए ये अटक अटक के आवाज़ आ रही है। तो गाइस आप समझ सकते हो ना, तो समझदार बच्चे हो, समझ लेना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर क्वेश्चन बनता है कि पर्यावरण में मानव, मानव नहीं कहूँगी जिससे आप कंफ्यूज हो जाओगे, जैसे पर्यावरण में क्या? इमारतें, जल और व्यक्ति, यानी कि व्यक्ति हैं, ये सारी चीज़ें पर्यावरण में आती हैं, यानी कि हम लोग भी पर्यावरण का ही हिस्सा हैं, ठीक है। इसलिए मैं जोर दे के कह रही हूँ, क्योंकि अधिकांश लोगों को ये लगता है कि पर्यावरण में जो व्हीकल्स हैं, इमारतें हैं,
जल हैं, नदियाँ हैं, पर्वत पठार, ये सारी चीज़ें आती हैं। इंक्लूडेड अपने आप को भूल जाता है क्योंकि हम लोग भी पर्यावरण के क्या हैं, घटक हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। प्राकृतिक मानव निर्मित चीज़ें जो मानव द्वारा बनाई गई हैं और स्वयं मानव यानी कि प्रकृति से जो मिली वो तो है ही, और हम लोगों ने जो बनाई वो चीज़ें हैं, और जो हम खुद स्वयं हैं हमने भी तो निर्माण किया है। मान लो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति से परिवार बना, परिवार से समुदाय बना, ऐसे धर्म शिक्षा ये सारी चीज़ें चल रही है ना। तो ये भी निर्माण मानव, स्वयं मानव निर्माण कर रहा है, तो मानव भी क्या हो जाता है, प्रकृति का घटक हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब सजीव और अजीब देख लेते हैं। वैसे तो आप लोगों को पता होगा, पर मेरा कर्तव्य है मैं हर चीज़ को बताऊंगी जिससे हर बच्चे को क्लियर हो, जिसे कुछ नहीं पता उसे भी चीज़ें क्लियर हो। ठीक है, तो सजीव क्या कहते हैं, सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप और जंतु। जो सजीव चीज़ें जो जीवी प्राणी होती हैं, जो जीवी प्राणी होते हैं वो क्या होते हैं, वो सजीव प्राणी का संसार होता है। इसमें पादप और जंतु दोनों आते हैं, ध्यान रखना, इसमें पादप और जंतु दोनों आते हैं सजीव में। अब अजीब क्या होते हैं, निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल यानी कि जो पृथ्वी है और चीज़ें हैं जिनके, जैसे मेज है, टेबल है, आपको पढ़ाया गया होगा, पेन है, ये क्या अजीब है। और सजीव में कौन कौन आते हैं, पादप और हमारे जंतु आ जाते हैं। आगे बहुत अच्छे से क्लियर होगा इस चीज़ के लिए, तो आगे बढ़ेंगे, हर चीज़ को क्लियर करेंगे। देखो पहले तो एनसीईआरटी आप देखो कितनी खूबसूरत लग रही है देखने में, कैसे सजा कर बनाई गई है, इंटरेस्टिंग तरीके से, बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां और उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं शामिल हैं। जो घटक थे उनके बारे में बता रहा है, जो मानवीय पर्यावरण है तो उनमें मानव की परस्पर क्रियाएं भी हैं और उनकी गतिविधियां हैं और उनके द्वारा बनाई गई चीज़ों के बारे में। अब अगेन एक इम्पोर्टेंट बॉक्स आ गया है, ये इससे क्वेश्चन बनेगा, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। क्या कह रहा है, कह रहा है कि पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट, जो पर्यावरण है यानी कि एनवायरनमेंट, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है भैया, फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर, क्या एनवायरोनेर और वायरोनेर, ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति यहाँ से हुई है जिसका अर्थ होता है पड़ोस। तो पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट, इंग्लिश में क्या कहते हैं, पर्यावरण को एनवायरनमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट कहते हैं। फ्रेंच शब्द में इसको एनवायरोनेर या एनवायरोनेर कहते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, पड़ोस होता है। तो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ेंगे, जो चीज़ समझ में ना आए वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अब पढ़ेंगे प्राकृतिक पर्यावरण। ठीक है, हमने घटक पढ़े थे ना, तो उसमें हम सबसे पहले किसे पढ़ने वाले हैं, प्राकृतिक पर्यावरण को। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर क्या करते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। आपको पता है भूमि, जल, वायु ये सब मिलकर क्या करते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, ये से आप पहले से ही परिचित हैं। जो स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है, जैव मंडल है, इनसे आप सब पहले से परिचित हो। मतलब स्थल मंडल यानी कि पृथ्वी, जल मंडल यानी कि जल, वायुमंडल जहाँ वायु रहती है वो वायुमंडल, जैव मंडल जहाँ सजीव और अजीव दोनों चीज़ें रहती हैं वो क्या हो जाते हैं, जैव मंडल हो जाता है। और जैव मंडल को मैं आगे और अच्छे से डिफाइन करने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। तो ये चीज़ों से आप पहले से परिचित हैं क्या होती हैं। अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्य की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। अगर क्वेश्चन बनता है स्थल मंडल किसे कहते हैं, तो पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। जो स्थल मंडल है वो चट्टानों और किससे, खनिजों से बना होता है। मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। तो ध्यान से सुनना, जो स्थल मंडल है वो आपका चट्टानों और खनिजों से बना है और मिट्टी की पतली परत से ढका हुआ है। क्वेश्चन आ जाएगा स्थल मंडल क्या है, और स्टेटमेंट देगा कि पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। दूसरा आ जाएगा चट्टानों और खनिजों से बना है, यह मिट्टी की तीसरा आ जाएगा यह मिट्टी की पतली परत से ढका है। और चौथा आ जाएगा कि यहाँ पे पेड़, पठार, मैदान, घाटी ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये चारों स्टेटमेंट आपके राइट हो जाएंगे। ऐसे स्टेटमेंट से क्वेश्चन वो बनाता है। फिर क्या कह रहे हैं, यहाँ पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। विषम धरातल मतलब ऊंचा नीचा धरातल, कहीं ऊंचाई है कहीं निचाई है, तो यहाँ पे कैसा, विषम, सम नहीं विषम धरातल होता है। एक एक शब्द पे गौर करिएगा। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागरों की सतह में भी पाई जाती हैं। जो स्थलाकृतियाँ हैं वो महाद्वीपों के साथ साथ
परत कहाँ पाई जाती है, महासागरों में भी पाई जाती हैं। तो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव वस्तु के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का है स्रोत है। अगर क्वेश्चन बनता है खनिज संपदा का स्रोत कौन सा है, डाल देगा आपको स्थलमंडल, जैवमंडल या वायुमंडल, तो आपको क्या लगाना है, स्थलमंडल लगाना है। तो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब ये बॉक्स पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, अपने आसपास के स्थलमंडल को देखिए और अपने पढ़े उसकी भूमि का उपयोग किस किस प्रकार हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन है बच्चों से करवाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। अपने घर या एवं स्कूल में आप जो पानी उपयोग करते हैं वह कहाँ से आता है, इनके बारे में पता लगाइए। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ेंगे। अब क्या कर रहा है, अभी हमने स्थलमंडल के बारे में पढ़ा, अब हम जलमंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं, नाम से ही डिफाइन हो रहा है, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यहाँ जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसी विभिन्न जलाशयों से मिलकर बना है। यह सभी प्राणियों के लिए क्या है, आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ध्यान से सुनना, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट अगेन क्या आ रहा है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायु को यानी कि वायुमंडल को थामे रहता है। अगर क्वेश्चन बनता है कि जो वायुमंडल है पृथ्वी के चारों ओर कैसे रुकी रहती है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर अपनी परत बनाए रखती है, पृथ्वी पे बनी रहती है। तो किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रहता है, यानी कि रोके रहता है। फिर आगे, यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। जो वायुमंडल की पतली परत है वो क्या काम करती है, वो ये काम करती है कि ये सूर्य की जो रोशनी आती है, हानिकारक किरणें आती हैं, उनसे हमारी क्या करती है, रक्षा करती है। आगे बढ़ेंगे। इसमें चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। इसमें कई प्रकार की गैसें, धूल और जलवाष्प उपस्थित होते हैं। किसमें, वायुमंडल में। वायुमंडल में क्या है, वायुमंडल में क्या है, कई प्रकार की गैसें हैं, धूल हैं, कण हैं, जलवाष्प उपस्थित हैं। वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन किसके कारण होते हैं, मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। जो वायुमंडल में परिवर्तन होने से, यानी कि वायुमंडल में अगर कोई चेंजेस आ रहा है तो वो क्या, किस चीज़ का कारण बनता है, उससे क्या होता है, उससे मौसम एवं जलवायु में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे मौसम चेंज होता है ना, कभी सर्दी लगती है, कभी गर्मी लगती है, तो ये किसके कारण होता है, जलवायु में परिवर्तन के कारण हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। फिर क्या है, पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। अब आपने स्थल मंडल पढ़ लिया, जल मंडल पढ़ लिया, वायुमंडल पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है जैव मंडल। जैव मंडल आखिर क्या होता है, ये चीज़ बहुत अच्छे से सुनना। पादप एवं जीव जंतु, पादप और जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र, संकीर्ण मतलब छोटा क्षेत्र, जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर क्या करते हैं, जीवन संभव बनाते हैं। अगर मान लो पृथ्वी है, पृथ्वी में जल ना हो तो क्या हम लोग जीवित रह पाएंगे, क्या पशु पक्षी, ये पेड़ पौधे जीवित रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। वायु ना हो तो भी पशु पक्षी, पेड़ पौधे, हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। पृथ्वी ना हो तो हम तो होंगे ही नहीं, ठीक है। तो जहाँ पे जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल तीनों मिलकर एक संकीर्ण क्षेत्र का निर्माण करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। वो वहाँ पे कौन से होते हैं चीज़ें, पादप और जीव जंतु सभी वहाँ पर मिलते हैं। तो स्थल, जल एवं वायु मिलकर क्या करते हैं, जैव मंडल का निर्माण करते हैं। अब पढ़ेंगे परितंत्र क्या है, परितंत्र क्या है। आगे बढ़ेंगे। रवि की कक्षा में एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आर्चर से कहा कि कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। जो लड़की है वो कह रही है कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे केरल याद आ गया। इसका मतलब क्या है, केरल में बारिश होती है अच्छी खासी। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेत एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर में रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ तो वर्षा होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत नजर आती है। कीकर मतलब कंकड़ नजर आते हैं, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं। रवि ने कहा, यानी कि जैसलमेर कहाँ होगा, राजस्थान में है, तो वहाँ पे क्या है, बारिश नहीं होती है पर वहाँ ऊँट मिलते हैं। लेकिन वो एक लड़की है, वो केरल से है, वो कह रही है कि यहाँ इतनी बारिश हो रही है कि मुझे केरल की याद आ गई, यानी कि केरल में क्या होती है, बारिश होती है। तो हमने अभी एक शब्द पढ़ा है परितंत्र, क्या पढ़ा है, परतंत्र पढ़ा है। तो क्या होता है परतंत्र, यहाँ जानेंगे, ठीक है।
परतंत्र किसे कहते हैं? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, वे सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंधित होते हैं। परतंत्र क्या होता है? परतंत्र उसे कहते हैं जहाँ पर समस्त जीवधारी एक दूसरे के साथ रहते हैं। ठीक है, समस्त जीवधारी एक दूसरे के साथ रहते हैं, भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं यानी कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, और ये सब चीज़ें क्या है? ये सब ऊर्जा और पदार्थ का स्थानांतरण से भी संबंधित है। ये क्या कहलाता है? परतंत्र कहलाता है। यानी कि परतंत्र आपको क्लियर हो गया। परतंत्र में जो सब लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, यानी कि एक दूसरे, मान लो कोई है मेढक है, मेढक क्या करता है? कीट पतंगों को खाता है, कीट पतंगों को खाता है, शेर हिरन को खाता है। इस तरह से हमारा परतंत्र चला आ रहा है। हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, एक दूसरे के ऊपर हम क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ रहते हैं, वही हमारा परतंत्र हो जाता है। अगर क्लियर नहीं होगा तो एक बार मैं और पढ़ देती हूँ। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ क्या करते हैं? परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं, ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है? आगे अगला लेसन पढ़ेंगे, अगला चैप्टर, सॉरी। अगर चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, और तो आपको पता ही है, कमेंट तो करना ही है प्यारा सा। अब पहले बॉक्स देख लेते हैं। बॉक्स इंपॉर्टेंट है। क्या है? प्रत्येक 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आप सबको ये चीज़ पता ही होगी। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब क्या है? वस्तु विनिमय पद्धति क्या होती है? वस्तु विनिमय तो वह वस्तु की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं किया जाता है। अदला बदली का व्यापार यानी कि धन का प्रयोग क्या कह रही हूँ मैम? समझ में नहीं आ रहा। मान लो आप, एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे के पास एक क्या है? क्या? एक बॉल है। एक दूसरा बच्चा है, उसके पास क्या है? मैंगो है। तो उसने क्या किया? बॉल उसको दे दी, और बॉल के बदले क्या ले लिया? मैंगो ले लिया। तो ये क्या हुआ? ये वस्तु विनिमय हो गया। इसमें पैसा खर्च नहीं हुआ, वस्तु से क्या मिल गई? चीज़ मिल गई। तो वही व्यापार में होता है। मान लो किसी के पास जौ है, उसने जौ दे दिया और उन्होंने उससे गेहूं दे दिया, तो ये वस्तु विनिमय हो गया। या किसी, मतलब वस्तु का वस्तु से व्यापार, पैसे यूज नहीं होना, किसी ने किसी चीज़ के बदले कुछ और चीज़ दे दी। मान लो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, हमने उससे वो ले लिया, उसे दूसरी चीज़ की ज़रूरत है तो दूसरे व्यक्ति ने उसको वो दे दिया। तो इससे क्या हो गया? वस्तु विनिमय हो जाता है। अब आगे बढ़ेंगे, चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ेंगे। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली और अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति, लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? मतलब कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, इतना भिन्नता क्यों है? क्या सभी एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल, बहुत संबंध है। शिक्षक ने कहा जो ये चीज़ें भिन्नताएं हैं, इनका संबंध सबका एक दूसरे के साथ बहुत है। कैसे है? आगे बढ़ेंगे। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित हैं। जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, मानव हैं, वो क्या है? एक दूसरे से क्या है? आश्रित है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि हमें हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें, जैसे पेड़ पौधे हैं, हमें लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती है, हम पेड़ पौधे काट लेते हैं। पेड़ पौधों के लिए हम पानी देते हैं, उन्हें हमारी ज़रूरत है। जीव जंतु की भी ज़रूरत पड़ती है, हर चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। प्रायः भी एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। देखो, एक दूसरे पर भी आश्रित है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से स्टेटमेंट डालता है। वो स्टेटमेंट डालेगा, आप कन्फ्यूज हो जाओगे, और जिसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है वो भी कन्फ्यूज हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। जीवधारियों पर आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध ही परतंत्र का निर्माण करता है। मैंने अभी बताया था परतंत्र क्या होता है? एक दूसरे का संबंध। मान लो कोई मेढक ने कीट पतंगे खा लिए, उसने हिरन को खा लिया, ऐसे करके, और किसी को किसी से नाइट्रोजन मिलता है, किसी को कहीं से कुछ मिलता है। तो ये सारी चीज़ें परस्पर अंतःक्रिया कर रही हैं, और यही चीज़ हमारी क्या कहलाती है? परतंत्र कहलाती है। एक बार मैं फिर से डिफाइन करूँगी। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित हैं। यानी कि जो पर्यावरण अपने आसपास का, उस पर आश्रित है, और प्रायः भी एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण का संबंध ही क्या कहलाता है? परतंत्र कहलाता है। आई होप चीज़ क्लियर हो गई होंगी। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल भी एक परतंत्र हो सकते हैं। देखो,
अधिक वर्षा वाला क्षेत्र हो या घास स्थल हो या रेगिस्तान यानी कि कम वर्षा वाला क्षेत्र हो, पर्वत हो, झील हो, नदी हो, महासागर हो, इवन एक छोटा सा ताल या छोटी सी तालाब भी क्या हो सकती है, आपका परतंत्र हो सकती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। ये सारे जो स्टेटमेंट दिए हैं इतने में, जो ये सारे मैंने पढ़ाए हैं आपको, ये पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी स्टेटमेंट वो डाल देगा आपको तो क्लियर है और आप वो टैकल करके आओगे, ठीक है। अगर एक भी क्वेश्चन गलत हुआ ना फिर बताऊंगी मैं। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि और उसके मित्र खेलते हैं वो भी एक परतंत्र बनता है? बिल्कुल बनता है भाई, उसमें हमें ज़रूरत है, उसमें हम खेलते हैं, वो हमारा परतंत्र है। अब क्या है मानवीय पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण क्या है ये चीज़ देखेंगे। मानव अपने पर्यावरण के साथ क्या करता है, पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था और वह आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती। समय के साथ साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, फसल उगाना, पशुपालन करना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहले क्या था, फसल उगाना नहीं आता था, पशुपालन करना नहीं आता था, इधर से उधर घूमते थे, तो ये चीज़ें उन्होंने सीख ली। पहिए का आविष्कार हुआ, क्या किया उन्होंने, पहिए का आविष्कार किया और आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास किया, मैंने बताया ना वस्तु विनिमय पद्धति क्या होती है। व्यापार का आरंभ हुआ और वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हुआ, ठीक है। परिवहन तेजी गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार और सहज और द्रुत हो गया, यानी कि सूचना क्रांति जैसे कि न्यूज़ वगैरह है, अब तो सोशल मीडिया है, यहाँ से तो तुरंत 2 मिनट में न्यूज़ इधर से उधर हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई, सहज हुई हमारे, ठीक है, मानव के द्वारा आगे मानव पर्यावरण में, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। ध्यान से सुनना, प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण के बीच क्या होना आवश्यक है, सही संतुलन आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता में रहना और उसका उपयोग करना आना चाहिए, यानी कि सीखना चाहिए कि पर्यावरण के साथ कैसे रहें, कैसे हम इसके साथ समरसता यानी कि समानता के साथ रह सकें। रवि कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी, वह अक्सर अपने साथ एक हरियाली की बात करती है, यानी कि हरियाली की बात करती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देख नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में भी जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएंगे। ये टीचर ने रवि से कहा, यानी कि मिजोरम में क्या होती होगी, हरियाली होती होगी। अब क्या है ये बॉक्स पढ़ लेते हैं। अपने पड़ोस में किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बात करके निम्न जानकारी का पता लगाएं। क्या जानकारी है भाई, पढ़ लेते हैं क्या जाता है। जब वे अपनी उम्र के थे तब उनके आसपास कैसे पेड़ थे, उस समय के घर के अंदर खेले जाने वाले खेल, उस समय का उनका पसंदीदा फल गर्मी एवं सर्दी मौसम में कैसे बिताते थे, ये सारी चीज़ें, ठीक। अब ये समरसता वाली बात जो हमने बताई थी कि गर्मियों में वो क्या करते थे, तरबूज खाते थे रसीला, और सर्दियों में भुनी हुई मूंगफली, यानी कि मूंगफली गर्म होती है इसलिए हम सर्दियों में खाते हैं, तरबूज ठंडा होता है इसलिए हम उसे गर्मी में खाते हैं। तो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और ये था आपकी 6th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर। आई होप क्लियर हुआ होगा। एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं फिर इसे फिनिश करते हैं। अब इस लेसन में हमने क्या पढ़ा, पर्यावरण क्या होता है। तो पर्यावरण क्या होता है, जो कुछ भी आपके आसपास चीज़ें दी गई हैं वो सारा आपका पर्यावरण कहलाता है, ठीक है। अब पर्यावरण के घटक, फिर हमने पढ़ा था क्या, पर्यावरण के घटक। तो पर्यावरण के घटक क्या क्या हो जाते हैं आपके, पर्यावरण के घटक हो जाते हैं मानव निर्मित पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव। अब प्राकृतिक पर्यावरण में कितने पार्ट हो जाते हैं, 4 पार्ट हो जाते हैं प्राकृतिक पर्यावरण के। कौन से, जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और जीव मंडल। ध्यान से सुनना, प्राकृतिक पर्यावरण के कितने पार्ट हो जाते हैं, 4 पार्ट हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं, तो आपका ये सजीव मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। तो ध्यान रखेंगे प्राकृतिक पर्यावरण के 4 पार्ट हो जाते हैं। आगे पर्यावरण के घटक कितने होते हैं, 3, प्राकृतिक, मानव निर्मित और एक स्वयं मानव, ठीक है। तो एक क्विक रिकैप है, तो जल्दी से रिकैप करते हुए चलते हैं जैसे आपको चीज़ें। फिर हमने पढ़ा था सजीव और अजीव के बारे में। तो सजीव में पादप और जंतु दोनों ही रहते हैं, और अजीव में जो चीज़ स्थल वाली चीज़ें आती हैं वो क्या होती हैं, अजीव होती हैं, जो सांस नहीं ले सकती हैं, आपको पता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। फिर हमने क्या पढ़ा था, प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है। तो प्राकृतिक पर्यावरण मैंने बताया, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, ये सारी चीज़ें प्राकृतिक पर्यावरण में आती हैं। फिर स्थल मंडल क्या होता है, चट्टानों और खनिजों
खनिजों से बना होता है, मिट्टी की पतली परत होती है, विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है, समतल धरातल नहीं होता है, विषम धरातल होता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। फिर हमने पढ़ा था स्थलमंडल में क्या आता है, खनिज संपदा पाई जाती है। फिर हमने जलमंडल पढ़ा, जलमंडल में क्या होती है, समुद्र, झीलें, नदी पाई जाती हैं। फिर हमने पढ़ा वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल में क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चारों ओर क्या है, हमारा वायुमंडल रुका हुआ है। और वायुमंडल से हमें क्या फायदा है, सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें हैं वो उनसे हमारी रक्षा करता है। कौन, वायुमंडल करता है। अब इन्वायरमेंट, पर्यावरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एनवायरमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एनवायरमेंट कहते हैं। और फ्रेंच भाषा में एनवायरोनेर और एनवायरोनेर, थोड़ा सा फर्क है, इसका ध्यान रखना। और एनवायरमेंट का या एनवायरोनेर या पर्यावरण, इन चारों में से कोई भी शब्द आ जाता है तो उसका अर्थ आपका क्या होगा, पड़ोस ही होगा। आगे बढ़ेंगे, क्विक रिकैप है इसको, जिससे कि आपके दिमाग में रहे। परतंत्र क्या है, परतंत्र आपको पता है, मैंने बताया था, जो सब लोग आपसी संबंध में रहते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे के आश्रित होते हैं, वहाँ क्या बनता है, हमारा परतंत्र बन जाता है। फिर हमने वायुमंडल में क्या था, गैस, धूल, कण, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। और क्या था, फिर हमने पढ़ा था किसके बारे में, पादप जीव जंतु यानी कि जैव मंडल, यानी कि पादप जीव जंतु सजीव ये सारी चीज़ें मिलकर क्या करते हैं, जैव मंडल का निर्माण करते हैं। यही एक ऐसा संकीर्ण यानी कि छोटा क्षेत्र होता है जैव मंडल। यहाँ स्थल, जल, वायु तीनों मिलते हैं। जल, अगर क्वेश्चन बनता है कि स्थल, जल, वायु यानी कि स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल तीनों कहाँ मिलते हैं, तो वो मिलते हैं आपके जैव मंडल में मिलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना नहीं, याद रखना। आगे बढ़ेंगे, फिर हमने किसके बारे में पढ़ा था, फिर हमने परतंत्र के बारे में पढ़ा था। क्या, ये फिर से मैं बता देती हूँ। देखो, मेरा काम ये नहीं है कि मुझे क्लास ले ली बस निपट गया, नहीं, मुझे डीपली आपको चीज़ें दिमाग में घुसेड़नी है। बिल्कुल, जब क्लास पेपर खोलो और लाइनें आए तो आपको याद आए, मैम ने ऐसे ऐसे बोला था, ठीक है। तो परतंत्र क्या होता है, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव आसपास के पर्यावरण पे क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। हम सभी लोग एक दूसरे पर आश्रित है, इवन पेड़ भी, इवन जीव जंतु हुए। फिर क्या है आगे, जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच क्या है, संबंध है, वही क्या करता है, परतंत्र का निर्माण करता है। चाहे वो वर्षा वाला क्षेत्र हो, वहाँ भी परतंत्र होगा, चाहे वो घास स्थल हो, वहाँ भी परतंत्र होगा, रेगिस्तान में भी परितंत्र होगा, और पर्वत, झील, नदी, महासागर, इनमें भी परतंत्र पाया जाता है। इवन छोटे से तालाब में भी आपका क्या पाया जाता है, परतंत्र पाया जाता है। अब मानवीय पर्यावरण, आपको पता है मानवीय पर्यावरण क्या है। मानव पहले कैसा था, सीधा साधा था, उसे कुछ जानकारी नहीं थी। पहले उसने फसल उगाना सीखा, पशुपालन करना सीखा, स्थायी निवास सीखा, फिर व्यापार करना सीखा, वाणिज्य की चीज़ें आई, विकास हुआ, वस्तु विनिमय पद्धति आई, यानी कि चीज़ के बदले चीज़ लेना। यानी कि एक लड़के के पास बॉल है, दूसरे के पास मैंगो है, तो उसने उसको बॉल दे दी, उसने बॉल के बदले क्या कर दिया, मैंगो दे दिया, यानी कि बिना पैसे के नहीं, वस्तु विनिमय के द्वारा व्यापार करना सीखा। और हमें क्या करना चाहिए, पर्यावरण के साथ समरसता करके चलनी चाहिए, यानी कि समानता करके चलनी चाहिए। तो यही थे आज का आपका लेसन। और हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो वो आपका 5 जून को मनाया जाता है। तो आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। अगर चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा और प्यारा सा कमेंट करिएगा। एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है, मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ अभी कि सीटेट 2 महीने में सीटेट कैसे क्लियर करें, क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या प्लानिंग होगी। क्योंकि आप लोग बहुत ही क्या होते हो, डिस्ट्रैक्ट होते हो, सही लाइन नहीं पकड़ते हो, फिर आपका क्या होता है, 1-2 नंबर से रह जाते हैं, फिर 6 महीने के लिए तैयारी करते हो। ये नहीं करना है, एक बार पढ़ाई करनी है। 2 महीने हैं गाइस, झोंक दो एक अपने आप को उसमें एकदम पढ़ाई में, और अच्छे से अपना रिजल्ट लो, ठीक है। तो इसके बारे में आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी। और हाँ, जो बच्चे एनसीईआरटी को शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो वो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैं शॉर्टकट में नहीं पढ़ाने वाली हूँ। क्योंकि एनसीईआरटी है, सीटेट का पेपर आप फिर भी प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कैसे लेंदी स्टेटमेंट के क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से बनते हैं। वो एनसीईआरटी की लाइन से तो ही बनते हैं, क्या पता लाइन टू लाइन उठा के दे दे, क्या पता वो लाइन घुमा के दे दे। तो हम तो हर लाइन को हर तरीके से टैकल करके ही बताएंगे ना आपको। तो प्लीज़, अगर शॉर्टकट के लिए देख रहे हो तो मत देखिए ये वीडियो, आपको ये एनसीईआरटी सीरीज डिटेल में रहेगी और अच्छे से पढ़ाएंगे, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बस आपको कुछ नहीं करना, एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करिएगा और फ्रेंड्स में गाइस शेयर ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय।